इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली दानिशर का जो बुक है इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। मैं आप लोगों के लिए आज कल से पॉलिटिकल साइंस शुरू किए हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस देख रहे हैं। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं कक्षा 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस बुक में सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 इस बुक में सारा प्रश्न पूछा हुआ है। पूछा हुआ प्रश्न बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं टीआरई 4 आगामी आने वाले जो परीक्षा होने वाली है उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बुक हो जाती है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आप लोग को टीआरई 4 में देखने को मिल सकती है क्योंकि बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न महत्वपूर्ण होती है। हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वीडियो अगर नहीं देखें हमारे चैनल पे जा कर के देख ले, वहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों आपका वीडियो मिल जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मैं अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को समय सूचना प्राप्त हो जाए, ताकि आप लोग को आसानी से हमारा सूचना आपके पास पहुँच जाए। चलिए आज हम लोग देखते हैं 348वां प्रश्न। कल हम लोग 337वां प्रश्न देख चुके थे, चालू हुआ था। आज हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए कल हम लोग 347वां प्रश्न हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग 348वां प्रश्न देखेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों के लिए 1200 प्रश्न पूरा इस बुक से कंप्लीट करवा दूंगा। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा क्लास कैसा लगता है। आप कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कीजिएगा क्लास अच्छा लगता है तो हमें मोटिवेट अच्छा मिलती है। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं 348वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 1 देश के किस रूप में बनाता है। देखिए यह प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ से प्रश्न बन करके बोर्ड में आती है। देख सकते हैं यहाँ पे भारत के संविधान अनुच्छेद 1 देश को किस रूप में वर्णित करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गणराज्य, संघ, एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इनका आप जवाब दीजिएगा। इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यानी कहने का मतलब है भारत का संविधान अनुच्छेद 1 क्या बोल रहा है, तो देश को किस रूप में वर्णित करता है, तो याद रखिएगा संघ के रूप में। क्या? तो संघ के रूप में, यूनियन के रूप में। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा आपका क्लास कैसा लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 भारत का नाम क्षेत्र परिभाषा वर्णित करता है। याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। याद रखिएगा भारत का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित में से मिल करके बनेगा। राज्य क्षेत्र, संघ राज्य तथा कोई भी राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहला प्रश्न तो बन करके आ रही है कि आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा भारत एक राज्यों का संघ है। याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है, तो याद रखिएगा भारत एक क्या है, तो राज्यों का संघ है। याद रखिएगा और भारत एक राज्यों का क्या है, तो संघ है। याद रखिएगा आर्टिकल कितना में, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 349वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ है। यानी कहने का मतलब है मूल अधिकार, राज्य एवं नीति निर्देश तत्व में मल कर्तव्य। यानी इससे जितने भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में, इसमें सारा प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है। आप लोगों को इससे पता चल जाएगा कि कैसा प्रश्न आता है। आप लोगों को अनुभव हो जाएगा टीआरई 4 जो आगामी आने वाली है, जो अगस्त में होने वाले जो परीक्षा है। याद रखिएगा अगस्त आप लोगों को इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये महीना जो चल रही है उनके देखते हुए मैं आप लोगों के लिए 1200 प्रश्न का मैं सीरीज लाया हूं। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आगे देख लेते हैं 349वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है। यानी कहने का मतलब है, फिर से प्रश्न पढ़ करके बतला देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार के अधिकार हैं। कानूनी अधिकार,
सामाजिक अधिकार, मूल अधिकार। आगे देख लेते हैं, डी में हो जाएगा इनमें एक से अधिक हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। डी में हो जाएगा एक से अधिक, ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्या आया था मैं फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार, जिसको मूल अधिकार बोलते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे हम लोग समरी देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। याद रखिएगा भारत में चुप रहने स्वतंत्रता का एक क्या है, तो मूल अधिकार है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 20 के ई में निहित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूरी नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान आरोपी को आत्म दोषापूर्ण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून एक मौलिक सिद्धांत है। याद रखिएगा। चलिए देखिए मैं प्रश्न बना करके बतला देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन रहा है कि भारत में चुप रहने की स्वतंत्रता क्या है, यानी एक प्रकार का कैसा अधिकार है? तो याद रखिएगा मूल अधिकार है। याद रखिएगा आर्टिकल यानी अनुच्छेद किसमें वर्णित किया गया? तो अनुच्छेद वर्णित किया गया 20(3) में। चलिए देख लेते हैं। आपसे एक प्रश्न और यहाँ पे बन करके आ रही है, मैं आप लोगों को बतला देते हैं। यानी प्रश्न आएगा कि अपने खिलाफ गवाह बनाने का अधिकार की मंजूरी नहीं किया जा सकता है। कौन सा है अधिकार? तो याद रखिएगा मूल अधिकार। चलिए आगे देख लेते हैं। 350वां प्रश्न क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आया था मैं आप लोगों को पढ़ करके बतला देते हैं। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सूची 1 हो गया, सूची 1 और सूची 2। देखिए कार्य की न्याय एवं मानवोचित दर्शाएं अनुच्छेद कितना में? 43 में। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी कितना में? अनुच्छेद 42 में। सामान्य सिविल संहिता अनुच्छेद 49 में। डी में हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व स्थान एवं वस्तुओं की संरचनाओं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 44 में। चलिए इसका आप लोग यहाँ पे देखिए मिलान कर लीजिएगा। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 1 4 3। याद रखिएगा। अगर हम लोग देखिए यहाँ पे मिला भी देते हैं, आप लोगों को समझ में पूरा आ जाएगा। दू का क्या हो जाएगा? तो दू का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट देख लेते हैं, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। समरी में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्य की न्याय संगत मनोचित्र दशाएं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 42 में। याद रखिएगा कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी आर्टिकल कितना में? तो 43 में। याद रखिएगा सामान्य सिविल संहिता अनुच्छेद कितना में है? तो 44 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर वस्तुओं के संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपी में अगर नोट्स करना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। बस आप हमारे चैनल पे बने रहें, मैं आप लोगों को 1200 प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अभी तक हम लोग 300 प्लस यानी प्रश्न यानी 348वां प्रश्न से हम लोग देखे हैं, 348 तक हम लोग चल चुके हैं। 1200 प्रश्न तक हम लोग को देखना है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। मैं फिर से आप लोगों को बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। कार्य की न्याय संगत मनोचित्र दशाएं आर्टिकल अनुच्छेद कितना में? तो याद रखिएगा 42 में। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी कितना में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 43 में। आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कर्मचारियों को निर्वाह की मजदूरी से। तो आपसे प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है, VBI है। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे सामान्य सिविल संहिता आर्टिकल कितना में है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 44 में। याद रखिएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं को संरक्षण अनुच्छेद कितना में है? तो 49 में। याद रखिएगा देखिए इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न यही आता है। ये कौन सा प्रश्न? तो मैं आप लोगों को बतला देते हैं। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 44 का संबंध किससे? तो सामान्य सिविल संहिता से। याद रखिएगा। चलिए आगे 351वां प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा प्रश्न आया था। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकार के बारे में सही है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में मूल अधिकार के बारे में सही है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या कह रहा है। 51वां का ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए ए में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है कि संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन द्वितीय घोषणा। आगे देखिए यहाँ पे बी में क्या कह रहा है, वे लोगों को अधिकारों तथा देशों की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करना। सी हो जाएगा कानून की समता बल्कि समाज समानता का भी निर्माण करते हैं।
आगे देखिए डी में क्या है, तो एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को मैं इसलिए बुक को लाया हूँ ताकि पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे बने रहें। आप लोगों को बेशक मैं 1200 प्रश्न पूरा कंप्लीट करवा दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर दीजिएगा। आपको क्लास कैसा लगता है? अभी तक हम लोग 24वां क्लास कर चुके हैं, आज हम लोग 25वां क्लास देख रहे हैं। अगर हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर के 24 तक क्लास देख लें, आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, एक से अधिक। चलिए हम लोग देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है। कह रहा है मूल संविधान में क्या बोल रहा है कि मूल अधिकार संवैधानिक सर्वोच्चता विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा करती है। संविधान संसद को कुछ मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संविधान संसद को कुछ मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। कौन सा, तो याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ से आप लोगों को फिर से समझा देते हैं। संविधान संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों को उचित ठहराया जाना चाहिए और न्यायिक समीक्षा के अधीन होनी चाहिए। यह संवैधानिक मजबूती सुनिश्चित करती है कि इन अधिकारों की सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा आसानी से बदला या हटाया नहीं जा सकता है। यानी अगर कहने का मतलब है कि संसद अगर किसी मौलिक अधिकार में संशोधन करना चाहता है तो इतनी भी आसानी से बदलाव या हटाया नहीं जा सकता। याद रखिएगा संसद के द्वारा। आगे देखिए वे लोगों को अधिकारों और देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा कौन, तो संसद जो है, जो संसद होते हैं, जो संसद में जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोला जा रहा है, कह रहा है लोगों को अधिकार और देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। न केवल राजनीतिक कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। याद रखिएगा। चलिए 352वां प्रश्न देख लेते हैं क्या आया था यहाँ पे बोर्ड में जो पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 का। देखिए यहाँ पे अपराधों की दोषी सिद्ध के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप यहाँ पे देखिए प्रश्न आया था कि अपराधों की दोषी सिद्ध के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या आया था। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन, भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। बी में देख लेते हैं क्या आया था, संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई। चलिए सी में देख लेते हैं क्या आया था। सी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, कह रहा है कि देश में उसी अपराध के लिए, क्या बोल रहा है कि देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक एवं विभागीय कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिएगा क्या है इसका क्वेश्चन, तो फिर से यहाँ पे देख सकते हैं अपराधों को दोषी सिद्ध के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन सही पूछ रहा है। चलिए 52 का आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्या हो जाएगा, 352 का आंसर हो जाएगा एक से अधिक। चलिए हम लोग देख लेते हैं, समरी समझ में आ जाएगा। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 माने एवं पूर्वव्यापी अपराधियों कानून के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा अपराध के आरोपी व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 20 में कहा गया, 20 के 1 में क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न कि उस पर उस दंड के से अधिक दंड लगाया जाएगा जो अपराध के समय कानून के तहत लगाया जा सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को समझा देते हैं। अनुच्छेद 20 के 1 में अगर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें जो अपराध किया है उन्हीं के मुताबिक उन्हें दंड दिया जा सकता है, न कि अपराध के समय जो लागू के जो हुआ है उसी से आपको कानून के तहत आपको दोषी करार दिया जाएगा। ये नहीं, आप लोग को उदाहरण से मैं समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है
तो उन्हें चोरी का ही सजा दिया जाएगा, न कि मर्डर का सजा दिया जाएगा। इस आर्टिकल अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है। चलिए देखिए यहाँ पे 20 के 2 में क्या कहा गया है। कह रहा है किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरे खतरे को रोकता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए अच्छी से। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आर्टिकल 20 यानी अनुच्छेद 20 के 2 में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, यानी जो अपराध करेगा, जो जैसा अपराध होगा, उसे एक बार ही मुकदमा, एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये नहीं कि आप यहाँ पे चोरी किए और मुकदमा कोई और चलाया जा रहा है तो एक से अधिक यानी उसी पे आपको मुकदमा चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, एक से ज़्यादा होगा तो दोहरे खतरों को रोका जा सकता है। आर्टिकल 20 में अगर पूछ प्रश्न आ जाएगा कि दोहरे खतरों को रोकने के लिए आर्टिकल अनुच्छेद कितना में है, तो आर्टिकल 20 के 2 में है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में एक अपराध के लिए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ न्यायिक, विभागीय दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है। एक साथ आपराधिक विभागीय कार्रवाई करने के लिए रोका नहीं सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 353वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आया था, कह रहा है 353वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। देखिए यहाँ पे पढ़ करके सुना देते हैं। ऑप्शन क्या आया था, देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना। यहाँ पे देखिए बी में आया था कि प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना। और देखिए सी में क्या है, बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, यानी कहने का मतलब है अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। डी में है अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। ई में क्या हो जाएगा, तो ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए ये कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, ये क्या हो जाएगा। तो प्रश्न देखिए यहाँ पे कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को माना गया है। प्रश्न आया था निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा, तो अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न इससे बहुत सारा बन करके आता है। याद रखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस संविधान के भाग 4 के काम में अनुच्छेद 51 के तहत कहा गया है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। याद रखिएगा देश की एकता अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, माता पिता संरक्षण, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यही है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। केमा, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को। आगे देखिए कब, तो 1976 ईस्वी में। याद रखिएगा कौन सा, अनुच्छेद 51 के काम में कितना, तो अनुच्छेद 51 के काम में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। भाग कितना, तो भाग 4 के काम में। याद रखिएगा भाग कितना, तो 4 के काम में। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कितनी है, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है वर्तमान में अभी। चलिए मैं आप लोगों को फिर से बतला देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1976 ईस्वी में। भाग मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितना में, तो 51 के काम में। याद रखिएगा भाग कितना में, तो 4 के काम में। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है, तो 11 है। याद रखिएगा। देखिए आपसे प्रश्न आ जाएगा कि बच्चों को माता पिता या संरक्षण के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना क्या है, तो मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य है ना कि अधिकार है। याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत कब, तो 1976 ईस्वी में। अनुच्छेद कितना में मौलिक कर्तव्य, तो 51 के काम में। भाग कितना में है, तो 4 के काम में। याद रखिएगा मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष को बच्चों को लिए प्राथमिक शिक्षा देना प्रदान है कौन सा, तो मौलिक कर्तव्य है। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 354वां प्रश्न क्या कह रहा है।
आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को सूचना सा समय प्राप्त हो जाता है। यह वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। बोर्ड का बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त क्यों, यहाँ पे देखिए प्रश्न आया था, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को होगा प्राप्त है क्योंकि, कह रहा है भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि। ऑप्शन देख लेते हैं, यह संसद की विधि के तहत तो लोगों के लिए उपबंध है। देखिए यहाँ पे प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या है, तो यह संसद की विधि के तहत तो लोगों के लिए उपलब्ध है। आगे बी में देख लिए, यह भारत के संविधान की विशेष रूप से प्रदान है। आगे देखिए सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। और डी में हो जाएगा एक से अधिक और ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 का शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बतलाइएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सी। प्रश्न क्या आया था, तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि, यहाँ पे प्रश्न आया था। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, विचार व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता की प्राप्ति दी गई है। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, क्या है, तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निहित है। प्रेस इंडिया क्या बोल रहा है, सॉरी, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19 के ए में कहा गया है, याद रखिएगा। इसके तहत प्रदान वाक्य सत्य अभिव्यक्ति की मौलिक अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्रता पत्रकारिता को प्रोत्साहित करता है और लोगों को सरकार के कार्यों को पक्ष विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर के लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। यानी आपसे देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न यही आएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल कितना में है, तो याद रखिएगा 19 के 1 में। यानी प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी कितना अनुच्छेद में दिया गया, तो 19 के 1 में दिया गया। यहाँ पे देखिएगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया, तो 6 प्रकार के, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे तो प्रेस की स्वतंत्रता को क्यों रखा गया, तो यहाँ पे याद रखिएगा पक्ष और विपक्ष यानी जो आवाज़ उठाएंगे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग आगे कौन सा प्रश्न आया था, 354 देखे थे। अभी हम लोग 355वां प्रश्न देखेंगे। कौन सा प्रश्न आया था 355 में, देखिए यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ है। कौन सा टॉपिक चेंज हुआ है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से जितने भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में पूछे गए हैं, इस बुक में सारा प्रश्न दिया हुआ है। यह बुक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसमें सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक वाइज बहुत अच्छा से दिया हुआ है। चलिए मैं आप लोगों के लिए फिर से बतला देते हैं, 1200 प्रश्न पूरा कंप्लीट करवाना है। आप हमारे चैनल पे बने रहें। अभी तक हम लोग 300 प्लस प्रश्न यानी टच कर चुके हैं। यानी हम लोगों को धीरे धीरे अगस्त आने से पहले, यानी टीआरई 4 आगामी जो आने वाली परीक्षा होने वाली है, उनसे पहले हम लोगों को, सभी लोगों को सहयोग करिएगा। आप हमें सहयोग कीजिएगा, मैं आप लोगों को 1200 कंप्लीट पूरा करवा दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगता आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और आंसर का भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। आप लोग अगर जवाब देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें मोटिवेट मिलता है, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो आप लोगों को दूं। आप सुन लीजिए, धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लॉन्ग करूंगा, ताकि आने वाले जो टीआरई 4 है उनसे आने से पहले मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए आगे देख लेते हैं 355वां प्रश्न। देखिए किन से पूछा हुआ प्रश्न है, महान्यायवादी, सांसद, राज्यसभा और लोकसभा। बस हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए क्या है प्रश्न 355वां, क्या आया था, भारत की नव उद्घटित संसद में सांसदों की संख्या कुल कितनी सीटें हैं। यानी कहने का मतलब है भारत का जो नव उद्घटित संसद, यानी भारत का जो नया संसद बना है, कहाँ बना है, तो आप लोग को याद है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। भारत की नव उद्घटित संसद में सांसदों की संख्या कुल कितनी सीटें हैं, 888, 1272, 1326, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1272, याद रखिएगा। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं, यहाँ पे पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए भारत की नव उद्घटित संसद में सांसदों की कुल संख्या 1272 है। यानी सीटों की संख्या कितनी है, तो 1272 सीट है। जो नया वाला संसद का गठन हुआ है वो कितना, तो लोकसभा में कितना, तो लोकसभा में याद रखिएगा 888 है, जबकि राज्यसभा में 384 है। भारत की नई संसदों को वास्तुकार कौन है, तो याद रखिएगा बिमल पटेल।
चलिए इससे 4 प्रश्न निकल कर आ रही है, मैं आप लोगों को बतला देते हैं। देखिए भारत में जो नया संसद का जो निर्माण हुआ है, कहाँ निर्माण हुआ है तो याद रखिएगा, कहाँ तो दिल्ली में हुआ है नया संसद का निर्माण। मैं फिर से आप लोगों को बतला देते हैं, यहाँ पे प्रश्न 3-4 हैं, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला प्रश्न यही है कि भारत में जो नया संसद का निर्माण हुआ उसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है तो 1272 है। कितना तो 1272 है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं लोकसभा में, यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो याद रखिएगा 888 है। राज्यसभा में कितनी है तो याद रखिएगा राज्यसभा में है 384। कितना है तो 384। आगे देखिए यहाँ पे 384 जोड़िएगा तो टोटल आ जाएगा 1272। भारत की नई जो संसद का निर्माण हुआ है उसका निर्माण करने वाले यानी वास्तुकार कौन थे तो याद रखिएगा बिमल पटेल। यानी वास्तुकार कौन थे तो याद रखिएगा बिमल पटेल। कौन है वास्तुकार तो बिमल पटेल, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा प्रश्न था, देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट होती है। 356वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए 357वां प्रश्न देख लेते हैं क्या आया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसम्मानित से चुने गए राष्ट्रपति थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसम्मानित चुने गए राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी, राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी TRE 3 20/7/2024 125 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा तो नीलम संजीव रेड्डी। क्या प्रश्न आया था फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसम्मानित चुने गए राष्ट्रपति कौन थे तो नीलम संजीव रेड्डी थे, यानी निर्विरोध चुने गए थे, याद रखिएगा। कौन तो नीलम संजीव रेड्डी। चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले निर्विरोध और सर्वसम्मानित चुने गए राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न आएगा भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे तो याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। आपसे प्रश्न आ जाएगा कि नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कितना था तो याद रखिएगा राष्ट्रपति में तो 1977 से लेकर के कितना 1977 से लेकर के 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल रहा था। नीलम संजीव रेड्डी कैसा राष्ट्रपति रहा तो याद रखिएगा निर्विरोध चुना गया। जो पहला राष्ट्रपति भारत के थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा। जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 358वां प्रश्न क्या है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा हुआ प्रश्न बीपीएससी TRE 3 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 वर्ष। यानी कौन सा प्रश्न आया था मैं फिर से आप लोगों को दिखा देते हैं, याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न आया था कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो आप बतलाइएगा कितना तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए। लेकिन आप लोगों को मैं एक प्रश्न अभी देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए कौन सा प्रश्न है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना सालों का होता है। यानी फिर से लिख देते हैं राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है। चलिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा। यह देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं आप लोगों को दोबारा ये प्रश्न दिए हैं। देखते हैं आप लोग कितना एक्टिव मूड में जवाब देते हैं। इसका आंसर क्या होगा तो फिर से मैं बतला देता हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर आप जवाब दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 वर्ष। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। राज्यसभा का संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत गठित भारत के द्विसदनीय ऊपरी सदन है, याद रखिएगा। राज्यसभा का गठन कितना में है तो यहाँ पे देख सकते हैं राज्यसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत भारत की द्विसदनीय संसद के ऊपरी सदन है, याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव और नगर
पालिका के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखिएगा। चलिए मैं फिर से आप लोगों को बतला देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन करके आती है। राज्यसभा के लिए, राज्यसभा अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा अनुच्छेद कितना में वर्णित किया गया है तो याद रखिएगा 80 में, और लोकसभा कितना में वर्णित किया गया तो याद रखिएगा कितना में, तो 81 में लोकसभा। राज्यसभा कितना, तो 80 और लोकसभा 81 में वर्णित की गई है। याद रखिएगा। लोकसभा के लिए कितना, तो 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पे राज्यसभा बनने के लिए यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत चुनाव एवं नगर पालिका के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा, यानी पंचायत में जितनी भी चुनाव होती है, नगर पालिका के लिए जो चुनाव होती है उसका न्यूनतम आयु कितनी वर्ष हो गई है, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बतला देते हैं। ऊ रा, एक गाना है ना, ऊ रा, यानी ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, राज्यसभा हो जाएगा और राष्ट्रपति होगा। तीनों कितना, तो याद रखिएगा 35 वर्ष में चुनाव जाती हैं। आगे देखिए, पंचायत चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के पंचायत चुनाव होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और पंचायत स्तर पर पंचायत सेवक का निर्माण यानी पंचायत चुनाव होती है। भारत में पंचायत चुनाव पहली बार कब करवाया गया था, तो 2 अक्टूबर कितना तारीख को, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहाँ किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला में। याद रखिएगा। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर, याद रखिएगा कितना, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज का शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा, तो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। कितना सुझाव दिया गया था, तो 3 पंचायती राज का सुझाव दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 359वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न है 359वां। चलिए देखिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाता हूं। आप लोग हमें सहयोग कीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आपका का क्लास कैसा लगता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 359वां प्रश्न। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि, भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि एक मौलिक विधि सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उनके नीचे उच्च न्यायालय के साथ न्याय पाया जाता है। बी में देखिए क्या कह रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। कह रहा है उच्च न्यायालय केंद्र शासन के एक उपभाग के रूप में गठित की गई है। याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी TRE 2 14/12/2023 पेपर 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा। चलिए समरी देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका क्या है, तो एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। यह इसमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देश में नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या उससे अधिक राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच उच्च न्यायालय केंद्र शासन के उपभाग में गठित की गई है। याद रखिएगा। यानी सीधी सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय जितनी प्रकार के विवादें होती हैं वहाँ सुनवाई की जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 359 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। यहाँ पे टॉपिक चेंज हुआ था। न्यायपालिका से भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक से जो टॉपिक अभी चेंज हुआ था बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का पूछा हुआ प्रश्न में आप देख सकते हैं। यहाँ पे 360वां प्रश्न अभी हम लोग देखें। आज हम लोग 360वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क दूंगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, हमें अच्छा लगता है। चलिए देख लेते हैं, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किससे जारी कर सकता है। क्या बोल रहा है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। डिग्री, रीट, अध्यादेश, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 और शिफ्ट 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ये बहुत हल्का प्रश्न है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये है HW। आप जवाब देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मोटिवेट हो जाए। आप लोगों को मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आप हमें सहयोग कीजिए, आप हमें प्यार, मोहब्बत
आप जिस तरह से दे रहे हैं आप देते रहिए, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो प्राप्त करवा दूंगा, 1200 प्रश्न पूरा क्लियर करवा दूंगा। चलिए इसका होमवर्क आप लोग ज़रूर बतलाइएगा, इसका कल कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं आप लोगों को देखते हैं कौन सा आंसर इसमें सही होगा। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। हाँ, एक बात और है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस अभी चला रहे हैं। अगर हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वीडियो अगर नहीं देखे, हम लोग अभी तक 23 क्लास चला चुके हैं, 24वां क्लास हो चुका है, 25 क्लास आप लोग को कल मिल जाएगा। चलिए आज के लिए वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। चलिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।